नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मृदा जल और मृदा वायु। देखिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक पढ़ने से पहले पूर्व में डाले गए वीडियोस को आपको हमारे YouTube चैनल अक्षय एजुकेशन जॉब ने इस लिंक को खोलना है और इसको सब्सक्राइब करना है। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आज का जो टॉपिक कल का जो वीडियो डाला गया था उसी के संदर्भ में था, जिसमें आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मृदा निर्माण के कौन कौन से अवयव है, जिसमें 4 अवयवों के बारे में बताया गया था। एक था खनिज पदार्थ, दूसरा था कार्बनिक पदार्थ, तीसरा था मृदा जल और चौथा था मृदा वायु। देखिए दोस्तों, आपको कल इन 2 टॉपिक के बारे में बता दिया गया था। आज अपन बातचीत करेंगे मृदा जल क्या होता है और मृदा वायु क्या होती है। सबसे पहले इन दोनों टॉपिक में ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पहले इस टॉपिक को हम आपको समझेंगे। उसके बाद इन टॉपिक में रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको यहाँ पे राइटअप लिख देंगे, जिसको आपको नोट कर लेना है। तो अपन पहले बात करते हैं मृदा वायु की। सबसे पहले बात कर रहे हैं मृदा वायु या सॉइल एयर। इसकी परिभाषा क्या है? मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु को मृदा वायु के नाम से जाना जाता है। इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है कि मृदा वायु के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें कितने कितने % में पाई जाती है, और जिसमें से सबसे मुख्य प्रश्न पूछा जाता है CO2 का। देखिए, वायुमंडल में गैसों का अलग अनुपात है और मृदा में गैसों का अलग अनुपात है। वायुमंडल में भी नाइट्रोजन पाई जाती है और मृदा में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में भी ऑक्सीजन पाई जाती है, मृदा में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। और वायुमंडल में भी CO2 पाई जाती है, मृदा में भी CO2 पाई जाती है। लेकिन मृदा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 कितनी मात्रा में पाई जाती है, जबकि वायुमंडल में ये कितनी % मात्रा में पाई जाती है। इस मृदा वायु के चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 की कितनी % मात्रा सॉइल के अंदर पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं पहले कि मृदा वायु में कौन कौन सी गैसें हैं, या मृदा में कौन कौन सी गैसें कितने कितने अनुपात में पाई जाती है। अपन जिक्र करेंगे 3 गैसों के बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। देखिए, मृदा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और लगभग इतना % ही नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। दूसरा है, मृदा में ऑक्सीजन 18 से 20% पाई जाती है, जबकि वायुमंडल में भी लगभग ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर होता है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। मिट्टी के अंदर CO2 की मात्रा 0.25 से 0.30% होती है, जबकि वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा 0.03% होती है।
और ज्यादातर यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मिट्टी में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कितने गुना अधिक पाई जाती है। तो अपन यहाँ पे देखें तो मिट्टी में है 0.3%, जबकि वायुमंडल में है 0.03, यानी मृदा में CO2 10 गुना ज्यादा होगी किससे? वायुमंडल से। और यही प्रश्न जनरली पूछा जाता है, या तो पूछ लिया जाता है कि कितने गुना CO2 वायुमंडल में मृदा में वायुमंडल की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है, वो है 8 से 10 गुना। 8 से 10 गुना कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 मिट्टी के अंदर वायुमंडल की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि मृदा में CO2 की मात्रा कितनी होती है, और ऑप्शन में रहेगा 4 में, एक में 0.3, एक में रहेगा 0.03, और एक में रहेगा 3, और एक में रहेगा 0.03%। ये 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चूज करना रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा के अंदर CO2 की मात्रा कितने % पाई जाती है, तो मिट्टी में पाई जाती है 0.3%, जबकि वायुमंडल में पाई जाती है 0.03%। तो ये था मृदा वायु क्या होती है। मृदा रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु को ही मृदा वायु के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, मृदा के अंदर कौन कौन सी गैसें कितने कितने अनुपात में पाई जाती है, और जिसमें मेजर आपको हम बता दिए कि CO2 का आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मृदा के अंदर O2 की अगर 10% मात्रा से कम उपस्थिति होती है, तब पौधे की जड़ें वृद्धि करना बंद कर देती है। इसका मतलब मिट्टी के अंदर O2 की 10% से कम मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका पौधा वृद्धि नहीं करेगा, उसकी जड़ों का विकास नहीं होगा, और पौधा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण खत्म हो जाएगा। तो यह है कि मृदा में कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मिट्टी में कितने % ऑक्सीजन की मात्रा पे पौधे अपनी वृद्धि करना बंद कर देते हैं। तो 10% से कम मात्रा अगर पाई जाती है तो पौधा अपनी वृद्धि, जड़ों की वृद्धि करना बंद कर देता है। केवल धान है जो जलमग्न क्षेत्रों में वृद्धि करता है, क्योंकि उसके अंदर एक उत्तक है। उस उत्तक के कारण वो उत्तक क्या करता है, इसको ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है, ताकि जब धान के खेत में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो स्टोर ऑक्सीजन है उसका उपयोग धान करता है। इसलिए जलमग्न क्षेत्रों में धान की फसल आसानी से उग जाती है। तो ये तो था मृदा वायु के बारे में। अगला है मृदा जल। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मृदा जल के बारे में पूछा नहीं जाता है। एक प्रश्न इस टॉपिक में से कैसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि अपन पूर्व में बात किए थे कि मृदा के 4 अवयव में से 2 अवयव मृदा के रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं। एक अवयव था वायु और दूसरा अवयव है जल। तो अपन ने पीछे अभी पढ़ा है कि मृदा वायु क्या होगी। मृदा के रिक्त स्थानों में जो वायु पाई जाएगी उसे मृदा वायु कहेंगे। तो मृदा के रिक्त स्थान में ही जल पाया जाता है। तो इसकी परिभाषा भी ये होगी कि मृदा के रिक्त स्थान या रंध्रावकाशों में पाया जाने वाला जल मृदा जल कहलाएगा। आगे है मृदा जल का वर्गीकरण। मृदा जल का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण वाला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मृदा जल को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक इसका प्रकार है भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा प्रकार है जैविक वर्गीकरण। मृदा जल को 2 आधार मान के वर्गीकृत किया गया है। इसका भौतिक वर्गीकरण अलग है, इसका जैविक वर्गीकरण अलग है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा जल 3 प्रकार का होता है, और
और जैविक वर्गीकरण के आधार पर भी मृदा जल 3 प्रकार का होता है। तो पहले अपन बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा जल 3 प्रकार का है। पहला है गुरुत्वाकर्षण जल, दूसरा है केशिकीय जल और तीसरा है आर्द्रता ग्राही जल। तो यह है मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। इसके आधार पर मृदा जल 3 प्रकार का होता है, गुरुत्वाकर्षण, केशिकीय और आर्द्रता ग्राही। जैविक वर्गीकरण भी, इस वर्गीकरण के अंतर्गत भी मृदा जल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आवश्यकता से अधिक जल, दूसरा है प्राप्य जल और तीसरा है अप्राप्य जल। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि मृदा जल का वर्गीकरण कौन कौन से आधार पे किया गया है और किस आधार में कितने प्रकार का है। इन दोनों वर्गीकरण में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण, और इसी के बारे में अपन अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है, इसको जान लेते हैं। जैविक वर्गीकरण के आधार पर मृदा जल 3 प्रकार का है, आवश्यकता से अधिक जल, प्राप्य जल और अप्राप्य जल। अपन कई बार देखते हैं कि बारिश के दिनों में जब पानी भूमि पे आता है तो मिट्टी को जितना सोखना होता है उतना सोख लेती है। उसके बाद में कई बार मिट्टी की सतह से पानी बह के जाता है, उसी जल को कहा जाता है आवश्यकता से अधिक जल। दूसरा है प्राप्य जल, मिट्टी में जो संचित हुआ है जल उसमें से पौधा को प्राप्त कर लेता है, उस जल को कहा जाता है प्राप्य जल। और कुछ जल की मात्रा मिट्टी में इस प्रकार की भी होती है कि वो मिट्टी में उपस्थित होती है लेकिन फिर भी पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि मृदा जल भी मृदा कणों से संपर्क में रहता है, तो कई बार ये मृदा कणों से इतना दृढ़ता से बंधा हुआ रहता है कि पौधे की जड़ें उसको कणों से अलग नहीं कर पाती है। तो ऐसे जल को अप्राप्य, या कई बार ऐसे होता है कि जल बहुत गहराई में चला जाता है तो पौधे की जड़ें उस जल के पास नहीं पहुंच पाती है, तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, और पौधों को जो प्राप्त नहीं होता है जल, उसी जल को अप्राप्य जल कहा जाता है। जो पौधों को प्राप्त होगा उसे प्राप्य जल कहा जाएगा, और जो जल भूमि सतह से आवश्यकता से अधिक है और बह के दूसरी जगह जाता है उसे बोलते हैं आवश्यकता से अधिक जल। तो ये था जैविक वर्गीकरण के बारे में छोटी सी जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्गीकरण है वो है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 3 प्रकार का जल है, गुरुत्वाकर्षण, केशिकीय और आर्द्रता ग्राही जल। इसमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा जल पौधे को प्राप्त होता है, कौन सा जल मिट्टी में कहां स्थित होता है और कौन सा जल मृदा में कितने तनाव के ऊपर स्थित रहता है। तो पहले अपन बात करते हैं मृदा के भौतिक वर्गीकरण का। पहला प्रकार जो जल का है वो है गुरुत्वाकर्षण जल। गुरुत्वाकर्षण जल क्या होता है और क्या ये पौधों को प्राप्त होता है या नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है, ये संपूर्ण बिंदु अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण जल उसे कहा जाता है जो मृदा सतह, वह जल जो मृदा सतह से गुरुत्वाकर्षण जल के गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से मृदा की निचली सतहों में चला जाता है, उस जल को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण जल। यानी मिट्टी में वह जल जो गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण
सतहों में चला जाए उस जल को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण जल। ये जल जनरली पौधों को प्राप्त नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि ये जल मिट्टी में इतनी गहराई पे स्थित होता है कि वहां तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती है। इस कारण ये कम तनाव के ऊपर स्थित रहता है, उसके बावजूद भी पौधे को ये प्राप्त नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि ये बहुत नीचे गहराई पे चले जाता है तो वहां पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती है। और अपन सभी को यह भी पता है कि पौधा जल, पोषक तत्व ये सभी जड़ों के माध्यम से प्राप्त करता है। अब पौधे की जड़ें जब जल के पास नहीं है तो उस जल को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जल है गुरुत्वाकर्षण जल। ऐसा जल जो गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से मिट्टी में गहराई में चला जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ें उस जल के संपर्क तक नहीं पहुंच पाती है और इस प्रकार से पौधा उस जल को ग्रहण नहीं कर पाता है। लेकिन ये जल पौधे भूमि के अंदर जो गहराई में उपस्थित सूक्ष्म जीव है उन जीवों के लिए ये जल कार्य कर जाता है। इस जल को वो सूक्ष्म जीव ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव मिट्टी में गहराई तक पाए जाते हैं तो वो उस जल को प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये जल बहुत ही कम तनाव के ऊपर, देखिए जो तीनों जल है वो तीनों जल मृदा में एक निश्चित तनाव के ऊपर स्थित होते हैं और वो तनाव किसके साथ रहेगा? कणों के साथ। यानी मिट्टी के कण से जल चिपका हुआ रहेगा। यहां भी दो बलों के बारे में हम आपको बताएंगे, एक है संसंजन बल और एक है आसंजन बल। दोनों में क्या अंतर है? संसंजन बल का मतलब होता है सहसंजन। शब्द से पता है, सहसंजन का मतलब होता है ऐसी दो चीजों का संयोग जो एक समान होती है, उसे बोला जाता है सहसंजन। और आसंजन दूसरा बल है आसंजन। आसंजन का मतलब होता है एक चीज अन्य चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी वो सेम नहीं है। इसमें जो भी दो चीजें होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी तो वो कहलाएगा आसंजन। तो इसमें जैसे अपन बात करें कि एक मृदा का जल है, एक जल का कण है, एक जल का कण अगर दूसरे जल के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस जगह बल कार्य करेगा कौन सा? संसंजन। एक जल का कण दूसरे जल को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उन दोनों के मध्य जो बल कार्य करेगा उस बल को बोला जाएगा संसंजन। आसंजन, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक जल का कण एक मिट्टी के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन दोनों के मध्य कोई बल कार्य करेगा, उस बल को बोलते हैं आसंजन। तो ये आसंजन और संसंजन दो बलों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। समान प्रवृत्ति के कणों के या जो भी पदार्थ है उनके मध्य अगर आकर्षण होता है वो संसंजन, और दो असमान प्रवृत्ति के पदार्थों के मध्य जब आकर्षण होता है तो वो वहां बल कार्य करेगा आसंजन। तो अपन बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण जल की। ऐसा जल जो बहुत कम तनाव पे स्थित होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी में गहराई में चला जाता है, जिसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरी चीज तनाव। गुरुत्वाकर्षण जल में कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये गहराई में चला
लहर उसके पास नहीं पहुंच पाती है, इसलिए पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। लेकिन मिट्टी के अंदर स्थित जो गहराई में सूक्ष्म जीव है वो इस जल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जल बहुत कम तनाव के ऊपर स्थित होता है और इस जल का तनाव होता है 1/3 बार से कम, 1/3 बार से -1/3 बार से कम ये इस जल का तनाव या बल जो कणों के साथ लगा हुआ रहता है। अब अपन बात करेंगे इसका दूसरा, और दूसरा है केशिकीय। दूसरा जल है केशिकीय जल। केशिकीय या केशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी वाटर। इस जल के बारे में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि पौधों को उपलब्ध होने वाला जल कौन सा है? केशिकीय जल। यही जल पौधों को उपलब्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले वाला तो इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत गहराई में चला जाता है। ये जल पौधों की जड़ क्षेत्र के आसपास ही स्थित रहता है और एक कम तनाव के ऊपर ये जल भी स्थित रहता है, जिस कारण से पौधा इस जल को मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो पौधों को उपलब्ध होने वाला जल कौन सा है? केशिकीय या कैपिलरी वाटर। इसका तनाव बिंदु है -1/3 बार से 15 बार इसके मध्य ये जल स्थित रहता है। -1/3 से 15 बार के मध्य ये जल स्थित रहेगा। तो और ये पौधों को उपलब्ध होने वाला जल है। तीसरा है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए दोस्तों, ये जल भी मिट्टी के ऊपरी कणों में स्थित रहता है और ये वायुमंडलीय आर्द्रता को कण अपने ओर वाष्प के रूप में संचलित कर लेते हैं। लेकिन ये धरातल पे होते हुए, पौधे के पास में होते हुए भी पौधे को प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण? ये पौधे के पास ही स्थित होता है, धरातल के ऊपर ही, लेकिन फिर भी ये पौधे को प्राप्त नहीं होता है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि ये मृदा कणों से बहुत अधिक तनाव पर मृदा कणों पर बहुत अधिक तनाव पर स्थित होता है। यानी इसकी अगर अपन बात करें तो इसका तनाव बिंदु मोर देन 31 बार से भी अधिक होगा। 31 बार से अपन -1000 बार तक भी इसको ले जाए, इसका तनाव बिंदु सर्वाधिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार का है। गुरुत्वाकर्षण जल, वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से मृदा की निचली सतहों में चला जाता है और पौधे का जड़ क्षेत्र के समीप नहीं होने के कारण उसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए वो अप्राप्य जल की श्रेणी में आएगा। केशिकीय जल ये पौधे को उपलब्ध होने वाला जल है, या बोले तो पौधा कौन सा जल ग्रहण करता है? केशिकीय जल, क्योंकि ये पौधे के जड़ क्षेत्र के रहता है और ये 1/3 से 15 बार के मध्य स्थित रहता है।
तीसरा आर्द्रताग्राही जल ये मृदा की ऊपरी सतह पे पाया जाता है, लेकिन ये इतने तनाव के ऊपर स्थित रहता है कि पौधा चाहते हुए भी इसको ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि ये मृदा कण से पौधे के द्वारा अलग नहीं हो पाता है। इतने तनाव से ये इस कण से जुड़ा हुआ रहता है और उसका तनाव है 31 बार से 20,000 बार तक। तो ये था मृदा जल क्या होता है, मृदा जल का वर्गीकरण क्या है। इसे बात की थी मृदा वायु के बारे में। सोले मृदा कणों के मध्य स्थित रंध्रावकाशों में पाई जाने वाली वायु मृदा वायु कहलाती है। मृदा में वायु वृहत रंध्रों या मैक्रोपोर्स में पाई जाती है। कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मृदा में वायु कौन सी रंध्रों में पाई जाती है। वृहत रंध्रों या मैक्रोपोर्स में पाई जाती है। पोर्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो कौन सी में पाई जाती है, मैक्रो। मृदा में 10% से कम O2 होने पर, ऑक्सीजन होने पर पौधे की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। मृदा में नाइट्रोजन 78%, 78%, वातावरणीय नाइट्रोजन की लगभग बराबर। मृदा में ऑक्सीजन O2 18 से 20%, ये भी वातावरणीय वायुमंडल वातावरण में लगभग 31% के आसपास होती है। तो वातावरणीय वायुमंडल में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन की मात्रा है उसके लगभग ये पाई जाती है। लेकिन मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। CO2 की मात्रा 0.25 से 0.30% या 3000 ppm ये मिट्टी की है मृदा की, जबकि वातावरण में इसकी मात्रा पाई जाएगी 0.03%। यानी 8 से 10 गुना वातावरण में कम होती है मृदा की अपेक्षा, जबकि मृदा में 8 से 10 गुना ज्यादा होगी वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ CO2 की सांद्रता बढ़ती है। जैसे जैसे अपन कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में डालेंगे वैसे वैसे मिट्टी में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। केवल धान ही जलमग्न अवस्था में जीवित रह पाता है, क्योंकि इसकी जड़ों में एराकाइमेटिन्स उत्तक पाया जाता है जो O2 का भंडारण करता है। तो इस उत्तक का आपको ध्यान रखना है। अगला रहेगा अपना मृदा जल। जैसे कि पीछे आपको बताया हुआ था मृदा जल, सॉइल वाटर। मृदा कणों के मध्य स्थित रंध्रावकाशों में पाया जाने वाला जल मृदा जल कहलाता है। यह सामान्यतः सूक्ष्म रंध्रों यानी माइक्रोपोर्स में पाया जाता है। इससे पीछे अपन बात की थी मृदा वायु की, वहां पे मैक्रोपोर्स आए थे। तो मृदा वायु मैक्रोपोर्स में पाई जाती है, जबकि मृदा जल माइक्रोपोर्स में पाया जाता है। मृदा जल मृदा में बार, एटमॉस्फेयर, मेगापास्कल व pm द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी इकाई है। संसंजन और आसंजन के बारे में अपन बात किए थे, कोहेजन और एडेजन। संसंजन का मतलब होता है समान प्रवृत्ति के जो भी पदार्थ है उनके मध्य आकर्षण, वो कहलाता है संसंजन। समान प्रकृति के अणुओं के मध्य आकर्षण, जैसे जल के एक अणु का दूसरे अणु से आकर्षण होना। आसंजन इसमें आएगा असमान प्रवृत्ति के अणुओं के मध्य आकर्षण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एडेजन। असमान प्रकृति के अणुओं के मध्य आकर्षण, जैसे जल के अणु का मृदा के अणु के साथ। अगला है मृदा जल का वर्गीकरण। हमारे अपने टॉपिक चल रहा था मृदा जल का वर्गीकरण, जो पूर्व में आपको समझा दिया गया था, भौतिक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण। भौतिक के 3 टाइप थे, गुरुत्वाकर्षण जल, केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल। इसी प्रकार जैविक के 3 है, आवश्यकता से अधिक जल, अप्राप्य जल और प्राप्य जल। जिसमें आपको बताया गया था कि ये वर्गीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे मुख्य वर्गीकरण यह है, इसमें तीनों जो जल के प्रकार है उसमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब चीज आपको यहाँ पे लिखा दी गई है। पहला है गुरुत्वाकर्षण जल या ग्रेविटेशनल जल। गुरुत्व बल के कारण मृदा में रिसकर नीचे चला जाता है। ये पूर्व में भी आपको ये बताया गया है कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से गहराई में जो जल चला जाता है वो गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है।
यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है तथा यह मृदा में रंध्रों के बीच स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह जल मृदा में -1/3 बार बल से कम बल पर संग्रहित रहता है। दूसरा था केशिकीय या केशिका जल, कैपिलरी वाटर। यह जल आर्द्रताग्राही जल व क्षेत्र क्षमता, जिसे फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, के मध्य स्थित रहता है तथा पौधों की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मृदा में यह जल -1/3 से -31 बार बल के मध्य संग्रहित रहता है और पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला जल भी यही कहलाता है, यानी पौधा इस जल को ही ग्रहण करता है। इस जल के बारे में आपको ध्यान रखना है, इस लाइन में से 3-4 प्रश्न बनते हैं, तीनों 4 प्रश्न हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। कौन सा जल पौधे प्राप्त करते हैं? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर कहाँ स्थित होता है? आर्द्रताग्राही जल और क्षेत्र क्षमता के मध्य। क्षेत्र क्षमता एक शब्द आया है, ये क्या होती है, इसकी परिभाषा भी अभी आपको बताई जाएगी। क्षेत्र क्षमता मृदा की वह स्थिति होती है जिसपे 100% पौधे को जल प्राप्त होता है, उसे अपन बोलते हैं क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। इसका कैपिलरी वाटर का एक सूत्र भी है, CW बराबर FC माइनस PWP। इससे भी अपन ये कैपिलरी वाटर की गणना कर सकते हैं, यानी कैपिलरी वाटर केशिकीय जल, FC मतलब होता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी आपको बताई गई है क्षेत्र क्षमता, और PWP होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, यानी क्षेत्र क्षमता और स्थायी मुरझान बिंदु के बीच की जो अवस्था होगी या उस अवस्था में जो जल स्थित रहेगा उस जल को बोलते हैं केशिकीय जल या केशिका। अगला है आर्द्रताग्राही जल। यह जल मृदा कणों के चारों ओर वाष्प या पतली परत के रूप में स्थित होता है तथा पौधों को न्यूनतम या अनुपलब्ध होता है। यह जल मृदा में सबसे अधिक बल -31 बार या इससे भी अधिक तनाव पे स्थित रहता है। इसके बारे में आपको पूर्व में बताया जा चुका है। यह मृदा की ऊपरी सतह पे होता है, पौधों के आसपास ही ये जल रहता है, लेकिन मृदा कणों से इस प्रकार या इतने अधिक तनाव पे संग्रहित रहता है कि पौधा इस कण से इस जल को अलग नहीं कर पाता है, इसलिए ये पौधे को प्राप्त नहीं होता है। तो ये था मृदा जल का वर्गीकरण, जिसके बारे में मुख्य मुख्य चीजें आपको नोट करवाती है। मृदा जल से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ छोटी छोटी परिभाषा है, जैसे क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद जो जल की मात्रा खेत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध धारण करके रहती है वह जल की क्षेत्र क्षमता कहलाती है। जैसा कि इस शब्द के बारे में जिक्र आया था कैपिलरी या केशिकीय वाटर में, केशिकीय वाटर क्षेत्र क्षमता के मध्य स्थित रहता है और क्षेत्र क्षमता मृदा जल का जो दाब है वो -1/3 बार या 0.33 बार होता है और यह मृदा जल की ऊपरी सीमा होती है और पौधे को इस अवस्था के ऊपर 100% जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार है जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी मिट्टी जल को कितने समय तक धारित रख पाती है। जैसे कि इसकी बात करते हैं तो एक प्रश्न आता है कि कौन सी मृदाओं की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जब मृदाओं वाला चैप्टर चलेगा वहां पे अपन बात करेंगे कि किसकी ज्यादा होती है, क्यों होती है। यहाँ सिर्फ आपको ये बता दिया जाता है कि जल धारण क्षमता हमेशा काली मृदा या जिस मृदा में कले कणों की मात्रा अधिक होती है उनकी जल धारण क्षमता हमेशा अधिक होगी, जबकि बालू या रेतीली मृदाओं की जल धारण क्षमता सर्वाधिक कम होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मृदा में उपस्थित कुल जल की वह अधिकतम मात्रा जो मृदा कणों द्वारा धारण की जा सके उसे बोला जाता है जल धारण क्षमता। इससे अगला है संतृप्त अवस्था। मृदा की या मृदा कणों की वह अवस्था जिसपे मृदा के रंध्रावकाश पूर्णतः जल से भर जाते हैं उसी अवस्था को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। यह अवस्था आने के बाद
पानी मिट्टी की सतह से बहकर चलना स्टार्ट हो जाता है। अगला अपन पढ़ेंगे मलानी बिंदु। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि मलानी बिंदु क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। देखिए पौधे की वह अवस्था जिसके ऊपर पौधा मुरझा जाता है पानी की कमी के कारण, उसी अवस्था को बोलते हैं मलानी बिंदु या मुरझान बिंदु या विल्टिंग पॉइंट। मुरझान बिंदु तीन प्रकार की होती है। एक है अस्थायी, दूसरी है स्थायी और तीसरी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीमेट। मलानी बिंदु जिसपे पौधा मुरझा जाए जल की कमी के कारण, तीन प्रकार है अस्थायी, स्थायी और अल्टीमेट। तीनों में क्या अंतर है? अस्थायी मुरझान बिंदु उसे कहा जाता है जैसे अपन कभी कभार देखते हैं फसलों को कि सुबह फसल खिली हुई दिखाई देती है, दिन में तेज धूप के कारण जब अपन शाम को देखते हैं तो फसल मुरझा जाती है, और जब अपन सुबह वापस उठ के फसल को देखते हैं तो वो फसल फिर खिली हुई आपको दिखाई देगी। यानी रात में वो फसल वापस रिकवरी कर लेती है, लेकिन वो अपने को सिंबल दे देती है कि मेरे को अब पानी की आवश्यकता है। अगर कोई फसल दिन में मुरझा जाती है इसका मतलब उस फसल को पानी देना आवश्यक है। तो अस्थायी का मतलब होता है दिन में टेम्परेचर के कारण फसल का मुरझा जाना, रात में कम टेम्परेचर होने के कारण वापस रिकवरी करके सुबह पूर्व अवस्था में आ जाना, तो उसे बोला जाता है अस्थायी मुरझान बिंदु। ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है फसल का कि उस समय फसल को पानी की जरूरत होती है। अगर इस जगह अपन सिंचाई नहीं करते हैं तो मलानी बिंदु की दूसरी अवस्था का निर्माण हो जाता है और उसे बोला जाता है स्थायी मुरझान बिंदु। इसमें अपन सिंचाई करके वापस रिकवरी कर सकते हैं। स्थायी मुरझान बिंदु में क्या होगा, फसल में सिंचाई करने के बाद में भी फसल पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है, इसलिए इसे बोला जाता है स्थायी मुरझान बिंदु। एक होता है अल्टीमेट। स्थायी मुरझान बिंदु में कई कबार क्या होता है कि अपन सिंचाई करके भी फसल को वापस रिकवर कर लेते हैं, लेकिन तीसरा जो प्रकार है उसमें अपन फसल को किसी भी स्थिति में वापस पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। यानी इस अवस्था पे अगर कोई पौधा चला गया है इसका मतलब वो पौधा मर चुका है, अब उसमें सिंचाई करने का कोई लाभ नहीं है। तो ये तीनों मलानी बिंदु के प्रकार है जो आपको अभी आगे कुछ इसके संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु है वो लिखा दिए। जैसे कि पीछे आपको बताया गया था मलानी बिंदु विल्टिंग पॉइंट, वह बिंदु जिस पर पानी की कमी होने के कारण पौधे मुरझा जाए उसे मलानी बिंदु कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला है अस्थायी मलानी बिंदु, दूसरा स्थायी और तीसरा है चरम मुरझान गुणांक। अस्थायी को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। मुरझाहट की वह अवस्था जिसमें मुरझाए हुए पौधों को सिंचाई करने पर वह समाप्त हो जाती है, यानी मुरझान या मुरझाए हुए पौधे में सिंचाई करने के बाद वह वापस पूर्व अवस्था में आ जाए, उसे बोला जाता है अस्थायी मलानी बिंदु। स्थायी मलानी बिंदु जब सिंचाई करने के बाद भी मुरझाहट समाप्त न हो वह स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। इस पर मर्दा नमी तनाव -15 बार होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तीसरा है चरम मुरझान गुणांक, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इस बिंदु पर पौधे जल के अभाव में मर जाते हैं और इस बिंदु पर मर्दा नमी तनाव -60 बार से होता है। तो ये था मुरझान बिंदु या मलानी बिंदु क्या होता है। ये कितने प्रकार, 3 प्रकार है। अस्थायी का मतलब जैसे पौधा मुरझा गया सिंचाई करने के बाद वापस पूर्व अवस्था में आ जाए। स्थायी का मतलब पौधा मुरझा गया सिंचाई करने के बाद में भी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, ये स्थायी हो गया। अल्टीमेट, इस
पे पौधा जल के कारण मर जाता है। आप कितनी सिंचाई करो, कुछ भी करो, इसके बाद में पौधे की रिकवरी होना असंभव है। तो ये था मलानी बिंदु। अगला टॉपिक इसी से संबंधित रहेगा, मृदा जल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में, यानी मृदा जल या मृदा में नमी ज्ञात करने के कौन कौन सी विधियां हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो मेथड है। प्रत्यक्ष में कौन सी आती है, अप्रत्यक्ष में कौन सी आती है। तो जैसे टेंशियोमीटर यंत्र है, जिप्सम ब्लॉक है, ये मृदा नमी ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधियों में आता है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष में अपन बात करें तो जैसे बारात्मक विधि है, तो उसमें अपन क्या लेते हैं, जो प्रत्यक्ष विधि में गीली मिट्टी का एक नमूना लेते हैं और उसको सुखाने के बाद गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी का भार निकाल के और उसका अपन नमी परसेंट निकालते हैं, तो वही मृदा जल या मृदा नमी की गणना होती है। तो मृदा जल या मृदा नमी की गणना दो प्रकार से करते हैं, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में यंत्र आएंगे जिनको डायरेक्ट सोइल में डिप करने पे वो तुरंत बता देगा कि इस मृदा में जल की मात्रा इतनी है, जो नेक्स्ट अपन स्लाइड में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक था मृदा नमी की गणना, जिसके बारे में पूर्व में बताया गया था कि दो विधियां है, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियों में दो मेथड है, बारात्मक विधि और आयतनीय विधि। दोनों के सूत्र है, बारात्मक विधि का सूत्र है गीले नमूने का भार माइनस शुष्क नमूने का भार। भार में लगाना है शुष्क नमूने का भार इंटू 100, या इसे शॉर्ट में इंग्लिश में लिखते हैं WW माइनस WD अपॉन WD इंटू 100। WW का मतलब होता है वेट ऑफ वेट सॉइल, यानी गीली मृदा का भार। WD का मतलब होता है वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई का मतलब होता है शुष्क, यानी शुष्क मृदा का भार। भार में WD यानी शुष्क मृदा का भार इंटू 100। ये कैसे ज्ञात करते हैं, अपन मिट्टी का एक सैंपल लेते हैं और उस मिट्टी के सैंपल का वजन ले लिया जाता है जब वो मृदा गीली है। मान लीजिए उस समय आपने सैंपल लिया गीली मृदा का और उसका वजन था 200 ग्राम। अब आप इसको क्या करोगे, इस सैंपल को जिसको आपने लिया है उसको सुखाना है, और ओवन में सुखाए या बाहर धूप में सुखाए। सुखाने के बाद आप वापस इसका वजन लोगे तो वो वजन आएगा सपोज दिन जैसे 150 ग्राम सूखने के बाद। अब ये दोनों मान आपके पास आ गए, ये तो गीली मृदा का भार था, ये शुष्क मृदा का भार आ गया। इन दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में रखना है। गीली की जगह जैसे 200 आ गया, शुष्क की जगह आ गया 150। तो जैसे हो गया 200 माइनस 150, नीचे है शुष्क, शुष्क यानी जो सूखी हुई है यानी 150 आएगा इंटू 100। ये हो गया 50, बाद में 150 इंटू 100। यानी इस सैंपल के अंदर लगभग 33.33% नमी है। तो इस प्रकार से ये बारात्मक विधि है। सेम इसी प्रकार से आयतनीय विधि है, केवल अंतर यही है कि उसमें BD से गुणा और कर दिया गया है। अब BD क्या होता है, बल्क डेंसिटी। देखिए मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं स्थूल घनत्व और दूसरे को बोलते हैं कण घनत्व। स्थूल घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क डेंसिटी और कण घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। इन दोनों का मान अधिकांश मृदाओं में फिक्स होता है। इन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं वो भी आपको बता देते हैं। बल्क डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं स्थूल घनत्व और पार्टिकल डेंसिटी इसे हिंदी में बोलते हैं कण घनत्व।
अब इनकी शॉर्ट फॉर्म अपन करते हैं, तो इसका तो हो गया बीडी, बीडी, और इसका हो गया पीडी। इनका मान लगभग कांस्टेंट रहता है। किसी भी मर्दा की बीडी होती है वो हमेशा पीडी से आधी होती है। किससे? पीडी से। पीडी से आधा मान होगा किसका? बीडी का। लगभग मर्दाओं में पीडी का मान होता है 2.66 ग्राम पर सीसी। ज्यादातर मर्दाओं में पीडी का मान क्या होगा? 2.66। अब अगर आपको बीडी का मान निकालना है तो इससे आधा यानी 1.33। तो मर्दाओं में बीडी कितनी होती है? 1.33, और पीडी कितनी होती है? 2.66। अब इसमें आपको सेम टू सेम वैसे करना है। गीली मर्दा का बाहर नमूना लेना है, उसका वजन लेना है, उसको सुखाना है, सुखाने के बाद वजन लेना है, और इसको और मूले में दोनों मान को रखना है, और बीडी की जगह आपको 1.33 से इसको गुणा कर देना है। जो भी मान आएगा वो इस विधि से आ जाएगा। तो ये थी प्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों में आप यंत्र काम में लेते हैं, इनको डायरेक्ट मिट्टी में अपन लगाते हैं और ये रीडिंग बता देती है कि इस मर्दा में नमी इतना % है। टेंसियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेंसियोमीटर रेतीली मर्दाओं में काम कर पाता है, बालू मर्दाओं में, क्योंकि ये 0.85 दबाव पे ही कार्य करता है, और बालू मर्दाओं का दबाव 1 से कम होता है, इसलिए ये बालू मर्दाओं में मर्दा नमी ज्ञात करने के लिए उपयुक्त यंत्र माना गया है। जिप्सम ब्लॉक विद्युत प्रतिरोध या बायोपस नमी मीटर, ये भी नमी की गणना में काम आता है। कई बार इसका प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जिप्सम ब्लॉक का कार्य है मर्दा नमी ज्ञात करने में या जिप्सम की मात्रा ज्ञात करने में, तो लोग बाग इसको जिप्सम सोच के जिप्सम की मात्रा आंसर दे देते हैं। जिप्सम ब्लॉक मर्दा नमी ज्ञात करने का एक यंत्र है। यह विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर है तथा लंबे अंतराल पर सिंचाई करने वाली फसलों 0 से 15 बार जिस पे तनाव हो उनके लिए उपयुक्त है। यह कले मर्दा में उपयुक्त है तथा लवणीय मर्दा में यह अनुपयुक्त है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जिप्सम ब्लॉक लवणीय मर्दाओं में कार्य नहीं कर पाता है, केवल कले मर्दाओं के लिए उपयुक्त है। इससे अगला है न्यूटन नमी मीटर। मर्दा या खेत में नमी की गणना करने की सर्वोत्तम विधि है न्यूटन नमी मीटर। ये एक यंत्र आता है जिसके द्वारा अपन मर्दा की नमी की गणना करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन का स्रोत होता है बेरिलियम और अमेरिशियम, और लास्ट प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपरेटस। ये प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली एक विधि है जिससे मर्दा नमी ज्ञात की जाती है, और इसमें 0 से 15 बार तक तनाव पर स्थित जो दबाव है उसी पे ये प्रेशर प्लेट कार्य करती है। तो ये था मर्दा नमी ज्ञात करने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां। इसमें आपको दो चीज हमने यहाँ नोट करवाई है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। अधिकांश मर्दाओं की बल्क डेंसिटी का मान होता है 1.33, और पार्टिकल डेंसिटी जिसे अपन कण घनत्व बोलते हैं वो होता है 2.66। ये दोनों मान आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मर्दा जल में एक छोटा सा बिंदु आया था पीएफ, इसको फील्ड 1935 में दिया। यह एक कॉलम के ऊपर उपस्थित मुक्त जल के तल को सेंटीमीटर ऊंचाई में व्यक्त करता है। यहाँ पे पीछे भी आपको बताया हुआ था हर पॉइंट के अंदर की स्थायी लाइन बिंदु पे कितना दाब होता है, क्षेत्र क्षमता का कितना दाब होता है, हाइग्रोस्कोपिक बिंदु का कितना दाब होता है। यहाँ पे आपको एक कंपाइल करके बताया गया है कि कौन कौन सी मर्दा की स्थिति में उसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है, उसका दाब या एटमॉस्फेयर बार कितना होता है। जैसे मर्दा संतृप्त अवस्था में है तो उस समय पीएफ वैल्यू 0 होगी और दाब 0.001 बार होगा। अगर क्षेत्र क्षमता में है फील्ड कैपेसिटी तो पीएफ वैल्यू 2.53 होगी और दाब होगा -1/3 बार। परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट या स्थायी लाइन बिंदु, इसमें पीएफ वैल्यू होती है 4.18 और दाब होता है -15 बार। इससे अगला है हाइग्रोस्कोपिक बिंदु, इसमें पीएफ वैल्यू है 4.50 और दाब रहेगा -31 बार। और लास्ट है शुष्क मर्दा या ड्राई सॉइल जिसकी पीएफ वैल्यू होती है 7 और दाब होता है
10,000 बार। तो ये था मर्दा की किस स्थिति में उसकी पेयर वैल्यू और उसका लाभ कितना है। इसी से संबंधित मर्दा जल से संबंधित 2-3 शब्द है जिनको कई बार पूछा जा चुका है। होलार्ड क्या होता है, चेसार्ड क्या होता है, इकार्ड क्या होता है, ये तीनों चीज कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मर्दा में उपस्थित तीनों प्रकार के जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। तीनों जल केशिका, गुरुत्वाकर्षण और आर्द्रता ग्राही, तो उनकी कुल मात्रा को होलार्ड के नाम से जाना जाता है। मर्दा में उपस्थित जल में से पौधों के द्वारा काम में ली गई मात्रा वो चेसार्ड कहलाती है, और काम में नहीं ली गई मात्रा उसे कहा जाता है इकार्ड। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त है। अगला टॉपिक अपन अगले डे या जिस दिन भी अपन बनाएंगे उस समय आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें अगले टॉपिक का मेन बुक के टाइटल रहेगा मर्दा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।